नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये आपका स्टैटिक जीके का छठा दिन है और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो बार बार आपको सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए। और नीचे कमेंट में कमेंट अपना करते चलिएगा। देखिए, जितना आप कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद है फिर भी आप कमेंट कर दें ताकि आपका रिवीजन होते चला जाए। और यही सब प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते रहता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो खेल दिवस आपको मनाया जाता है कब? तो 29 अगस्त को। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 29 अगस्त, ठीक है। जो खेल दिवस आपका मनाया जाता है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। दूसरा सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो आपको सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। हर एक साल मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर की करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करो या मरो। तो देखिए, करो या मरो का जो नारा दिया गया था आपको, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, और गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था ये आह्वान, और गांधी जी के द्वारा ही ये नारा आपको दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ गांधी जी। गांधी जी के द्वारा ये नारा आपको दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की जय हिंद का नारा किसने दिया? जी हाँ, बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, और ये भी बता दीजिएगा कि आखिर ये कब दिया गया था। तो जय हिंद का जो नारा दिया गया था दोस्तों, ये आपको भारत छोड़ो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था आपका, ठीक है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा आपका दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। देखिए, जय हिंद का मतलब क्या होता है? जय हिंद का मतलब भारत की विजय होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में, भारत की विजय जय हिंद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, कुछ ये जो महत्वपूर्ण नारा है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया था आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था ये अगर पूछ लिया जाए कि कब दिया गया था, तो 5 जुलाई 1943 को, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5 जुलाई 1943, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका आराम हराम है। जी हाँ, आराम क्या है? हराम है। इसीलिए किसी को आराम नहीं करना है, मेहनत करते जाना है, लगे रहना है, एक न एक दिन सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हाँ, बैठ जाइएगा 1 साल 2 साल पढ़ करके, अगर मान लीजिए सफलता नहीं मिला तो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, कभी न कभी एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, तो वही है कि आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? 6 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। जी हाँ, मारो किसको? फिरंगी को मारो। तो ये नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा दिया गया था आपको मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। मंगल पांडे मूवी देखे हैं? काफ़ी अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा, मंगल पांडे, ठीक है। 1857 का जो स्वतंत्रता क्रांति हुआ था उसमें प्रथम शहीद होने वाले यही थे, मंगल पांडे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 8 नंबर की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ,
ये काफ़ी लंबा है और ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 8 का हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा आपका दिया गया था। देखिए, राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, काकोरी जो कांड हुआ था आपका 1925 ईस्वी में, है ना, काकोरी डकैती जो ट्रेन में हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में, उसमें आपको ये भी आपको शामिल थे। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर की भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? जी हाँ, ये भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो वो कौन से थे? तो वो व्यक्ति थे आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के राजा थे आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, गुप्त वंश, है ना। अच्छा, ये बताइए कि भारत का नेपोलियन इसको समुद्रगुप्त को किसने कहा था? ये बार बार पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन बोला गया था, B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? जी हाँ, सती प्रथा बहुत बड़ी कुप्रथा थी ये हमारे समाज में, और इसको समाप्त जो किया गया था 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था सती प्रथा को, और इसमें जो अहम जो भूमिका निभाए थे वो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। वो कौन से व्यक्ति थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। और देखिए, राजा राम मोहन राय से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ब्रह्म समाज, ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जी हाँ, रामकृष्ण मिशन। तो प्रश्न नंबर है आपका कितना? 11 नंबर। जी हाँ, 11 नंबर प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी, कहाँ की गई थी, किसने किया था? याद रखना है, कब की गई अगर पूछ लिया जाए तो 1 मई 1897। ठीक है, 1 मई 1897 को कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि, जी हाँ, महात्मा गांधी कहा जाता है ना, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की जो उपाधि दिया गया था आपको गांधी जी को द्वारा, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जी हाँ, ये पुस्तक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी ही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 नंबर की भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी हाँ, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कब से दिया जा रहा है, सबसे पहले किसको दिया गया है, याद रखना है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो तो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न जो है दोस्तों ये आपको 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, लिख लेना है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, और सबसे पहले जो दिया गया था
भारत रत्न जो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में, है ना, यानी कि बॉलीवुड के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं, दादा साहब फाल्के। ठीक है। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है आखिर ये कब से दिया जा रहा है? ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है आपका 1969 ईस्वी से। ठीक है, याद रखिएगा कब से? 1969। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अभी आपने देखे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो था भारत रत्न था, अब है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ये मरणोपरांत दिया जाता है। बताइए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो 16 का क्या होगा? तो वो है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, क्या है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो परमवीर चक्र है ये कब से दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है परमवीर चक्र? तो ये 26 जनवरी 1950 से दिया जा रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से ये आपका दिया जा रहा है परमवीर चक्र। ठीक, और देखिए हमारा जो देश था 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र घोषित हुआ था आपका, है ना। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को ही। नेक्स्ट है कि भारत का शेक्सपियर। जी हाँ, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपको कालिदास को। ठीक है, किसे कहा जाता है? कालिदास, है ना, याद रखना है, कालिदास। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर की कंप्यूटर का पिता। जी हाँ, कंप्यूटर का बाप किसको कहते हैं, यानी पिता किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। देखिए कंप्यूटर का पिता तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो किया गया था 1822 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1822 में किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर की अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, कहाँ के थे, कब गए थे, सारा चीज़ पूछा जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम था, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। देखिए यूरी गागरिन जो थे दोस्तों ये कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, और ये कब गए थे अंतरिक्ष में? बताइए ये कब गए थे अंतरिक्ष में? तो ये जो गए थे आपका 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 में आपका ये गए थे, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति तो आपको पता होगा कि चंद्रमा पर जो उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहले मैं बता दूं कि प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं लिख देता हूं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। देखिए चंद्रमा पर जो गया था सबसे पहली बार 1969 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा, तो 3 व्यक्ति गए थे आपके। एक तो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, और तीसरे कौन थे? दूसरे व्यक्ति जो थे कदम रखा कौन, ये पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बज एल्ड्रिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बज एल्ड्रिन थे दूसरे व्यक्ति। और अगर पूछ लिया जाए कि तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो तीसरे व्यक्ति का नाम था माइकल कॉलिस। ठीक है, हाँ,
तो ये दूसरे और तीसरे व्यक्ति याद रखिएगा, ये थे आपके दूसरे और ये थे आपके तीसरे और ये थे आपके प्रथम। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम भारतीय उपग्रह बताइए। प्रथम भारतीय उपग्रह, देखिए दोस्तों इससे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम, कब प्रक्षेपित किया गया, कहाँ से प्रक्षेपित किया, किसने बनाया। तो प्रथम जो भारतीय उपग्रह था वो तो था आपका आर्यभट्ट, आपको सीधा सीधी पता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये था आपका आर्यभट्ट। अब है कि इसको कब प्रक्षेपित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इसको कब प्रक्षेपित किया गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को इसको सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ यानी कि रूस से। सोवियत संघ, वर्तमान में इसी को रूस कहा जाता है। और ये जो बनाया गया था ये इसरो के द्वारा बनाया गया था आपका, लेकिन जो प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट है आपको 22 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो वो है आपको 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये अभी 22 प्रश्न हुआ, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कुछ और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर है आपका 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। जी हाँ, घेंघा जो रोग होता है ये गले में होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो बताइए डुरंड कप किस खेल में आपको दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों आपका डुरंड कप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। देखिए संविधान में टोटल 12 अनुसूची है वर्तमान समय में, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची था। बाद में इसमें 9, 10, 11, 12 जुड़ते चला गया समय के अनुसार। तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा का वर्णन किया गया है और उसमें कितने भाषा है। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय टोटल 14 भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें अभी वर्तमान में कितना भाषा है तो 22 भाषा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर लिख लीजिए टोटल 22 भाषा, ठीक है। अब देखिए 22 जो भाषा है तो इसमें कैसे कैसे करके जोड़ा गया, तो ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें जोड़ा गया था एक भाषा, फिर इसमें जोड़ा गया आपको कितना भाषा, ठीक है। सबसे पहले एक भाषा जोड़ा गया कब, तो 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया और उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, यानी कि टोटल अभी इसमें कितने हैं तो 22 भाषा है। एक भाषा जो जोड़ा गया था आपको 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में, और 3 जो भाषा आपका जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था तो 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, सॉरी 71वां संविधान संशोधन है ना। 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में, उस समय जोड़ा गया था। और 4 भाषा कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो 4 भाषा आपको जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था आपको 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 2003 में हुआ था आपका। तो इस प्रकार से अभी टोटल भाषाओं की जो संख्या है वो 22 भाषा है। सबसे पहले जो इसमें जोड़ा गया था 15वां भाषा, वो कौन सा भाषा था तो वो याद रखिएगा सिंधी भाषा, ठीक है। और उसके बाद जो 3 भाषा इसमें जोड़ा गया वो था आपको कोंकणी, मणिपुरी और एक विदेशी भाषा नेपाली। और जो लास्ट में आपका 4 भाषा जुड़ा वो कौन कौन भाषा जुड़ा तो याद रखिएगा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये आपको 4 भाषा जोड़ा गया था 2003 ईस्वी में। तो इस प्रकार से अभी इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है 22 है वर्तमान समय में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 नंबर कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। हमारा जो पड़ोसी खचड़वा देश है चीन, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी मुद्रा है आपका युआन, ठीक है, याद रखिएगा युआन।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए चीन की मुद्रा युआन है, बांग्लादेश का टका है, और जापान का हमेशा पूछा जाता है, जापान का येन है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, बताइए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे हेनरी डुनांट, है ना, हेनरी डुनांट, ठीक है, याद रखिएगा। हेनरी डुनांट। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न, ठीक है, 27 हो गया आपका हेनरी डुनांट। 8 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो है आपका एनीमिया रोग, ठीक है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर की भारत कोकिला किसे कहा जाता है। जी हाँ, देखिए एक प्रश्न आपको इससे रिलेटेड एक और पूछेगा, स्वर कोकिला और भारत कोकिला। अगर स्वर कोकिला पूछ लिया जाए, स्वर मतलब आवाज़, तो वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। अगर भारत कोकिला है तो वो किसको कहा जाता है, बताइए जल्दी, सरोजनी नायडू, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे आपके, तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे आपको मदन मोहन मालवीय, ठीक है, कौन थे, मदन मोहन मालवीय। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है कहाँ है, BHU इसी को शॉर्ट में कहा जाता है। तो BHU जो अभी वर्तमान में वाराणसी में है ना, और 1916 ईस्वी में यानी कि 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, बताइए विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो विवेकानंद जो स्मारक है वो पड़ता है आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ, तो कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखिएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वही छोर है ना, ये देखिए आपका दक्षिणतम भारत है, और ये सबसे जो दक्षिणी छोर है ना इसी को कहते हैं क्या, कन्याकुमारी है, ठीक है, यही है आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, इसी को कहा जाता है सार्क। तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू यानी कि नेपाल में, ठीक है, कहाँ है दक्षेस का मुख्यालय दोस्तों, तो काठमांडू, ब्रैकेट में कर देते हैं नेपाल। एक प्रश्न पूछा जाता है सॉरी कि दक्षेस में कि दक्षेस में यानी कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो दक्षेस में वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो है आपको 8, ठीक है, कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, 8 हैं, और ये 8 का नाम आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सदस्य देशों की जो संख्या है 8, ये कौन कौन से देश हैं तो याद रखिएगा भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा भारत का मानचित्र बना देते हैं और इसके हिसाब से आपको समझा देते हैं कि कौन कौन से देश इसके पड़ोस सदस्य देश हैं, सॉरी, ठीक है, ये है देखिए भारत आपका। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, है ना, टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका भारत, ठीक है, दूसरा नंबर देखिए आप याद रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया 2, अफगानिस्तान हो गया 3, नेपाल हो गया आपका 4, भूटान हो गया आपका 5, बांग्लादेश हो गया आपका 6, श्रीलंका हो गया आपका 7, और यहाँ पर मालदीव है ये हो गया 8, ठीक है। ये 8 का आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत हो गया पहला नंबर, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये सॉरी नेपाल हो गया, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गया आपका मालदीव। यानी कि टोटल इसमें देशों की संख्या है आपको 8। ये फिगर से आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। चलिए अगला सवाल देखिए और उसका जल्दी से जवाब दीजिए।
अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत की तट रेखा की लंबाई। देखिए भारत की जो तट रेखा है दोस्तों, है ना, ये है आपका यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल तक, ठीक ना। भारत का जो ये तट यहीं से लेकर के वहाँ तक है। तो ये तो हो गया आपका मुख्य भारत, है ना, ये हो गया आपका मुख्य भारत हो गया। तो मुख्य भारत अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मुख्य भारत की जो लंबाई है वो है आपको 6100 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भारत कितना है? 6100 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए संपूर्ण भारत, यहाँ आपको देखिए पूछ रहा है भारत की मतलब अगर संपूर्ण भारत, है ना, अगर आपको पूछता मुख्य भारत तो वहाँ लिख देता आपको मुख्य भारत, यहाँ सिर्फ भारत लिखा है, इसका मतलब संपूर्ण भारत। तो संपूर्ण भारत की जो है, जैसे कि संपूर्ण भारत में इसको ये भी जुड़ जाएगा आपको, है ना, लक्षद्वीप जुड़ जाएगा, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी जुड़ जाएगा, है ना। तो ये और ये जोड़ करके कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 7516.6, ठीक है, किलोमीटर। अगर मुख्य पूछता तो 6100 हो जाता। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक अबरख उत्पादक देश आपको बताना है। तो सबसे अधिक अबरख का जो उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है। और कहाँ होता है? भारत में कहाँ होता है? तो भारत में होता है आपको झारखंड वाला जो क्षेत्र है, आपको कोडरमा, हजारीबाग, है ना, इस इलाके में होता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था आपको, है ना, शेर शाह सूरी, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है आपको बेरी, ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी। अगला जो प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से, अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। देखिए तो विटामिन बी 1, 2, 3, 6, 12 बहुत सारा है, ठीक है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, याद रखिएगा, और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अगला है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, है ना, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूध एक ऐसा है जो जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन एक नहीं होता है, वो है आपको विटामिन सी, ठीक है। तो दूध हो जाएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि दूध में विटामिन सी का मतलब खट्टा होता है, तो खट्टा थोड़ी होता है दूध में, तो हो जाएगा आपको विटामिन सी। नेक्स्ट है आपको विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, है ना, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और डी की कमी से होता है आपको रिकेट्स। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए कैल्सीफेरॉल। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। अब बताइए कि ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन ई की कमी है तो बांझपन हो जाता है ना, जिससे बच्चा जन्म नहीं लेता है, तो विटामिन ई की कमी से, है ना, तो उसको कहते हैं बांझपन, ठीक है, लिख लीजिएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए जल्दी से? विटामिन ई का जो रासायनिक का नाम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल। चलिए वसा में घुलनशील विटामिन बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वसा में भी पूछा जाता है और जल में भी पूछा जाता है। तो वसा में जो घुलनशील जो है और जल में घुलनशील है, दोनों आप जल्दी से बताइए। तो वसा में मैं पहले बता दूं कि वसा में घुलता है आपका A, D,
ई और के, ठीक है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो ए, डी, ई, के आपका वसा में घुलनशील है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील है आपका विटामिन बी और सी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। हंसाने वाली गैस, अगर आपके सामने उस गैस को छोड़ दिया जाए तो आप हंसने लगिएगा, है ना, हा हा हा। तो वो हंसाने वाली गैस जो है वो है आपका N2O। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताइए, यानी कि जो धोने वाला सोडा होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एक पूछा जाता है खाने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा को एक ही जगह याद रखिएगा, है ना, खाने वाला को धोने वाला में नहीं मिलाइएगा, ठीक है। तो धोने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर यही पूछ लिया जाए कि खाने वाला, तो इसमें बाई लगा दीजिएगा, है ना। खाने वाला अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ खाने वाला। खाने वाला हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला जो प्रश्न है वो है आपको पीतल जो होता है ना, कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो मिश्रण है दोस्तों वो किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। पीतल जो है तांबा और जस्ता, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, तांबा प्लस जस्ता। अगला प्रश्न है आपको कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जी हाँ, है ना, नेत्र दान किया जाता है, ठीक है। तो नेत्रदान में पूरा आँख थोड़ी दान किया जाता है, पूरा आँख तो नहीं दान किया जाता है। तो किसको दान करते हैं? तो कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया का दान किया जाता है। जो काला वाला भाग होता है आपका, ठीक है, उसको कॉर्निया कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 46 नंबर की, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12। देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्ट ना हो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी इसका सेशन होगा और आपका जो क्लास चल रहा है NCERT वगैरह, ठीक है, उसका भी नोटिस आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों जाते जाते। तो बताइए अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस, बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है उसे किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। देखिए साइंस और सोशल साइंस दोनों में लाता हूँ ताकि हर एक एग्जाम में अब साइंस क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। ग्रुप डी ले लीजिए, आपको रेलवे NTPC ले लीजिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके है, सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो आपका हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर की, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कण यानी कि RBC, है ना, RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर के, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। एक सवाल है जो आपको कमेंट करना है कि ये जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है मतलब कि किसके मतलब जन्मदिन पर मनाया जाता है या किसके नाम पर मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को, फरवरी। अगला है आपको कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र यानी कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है जिससे रक्त दाब मापा जाता है ना? तो उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये देखिए दोस्तों आज 50 प्रश्न कर लिए और 50 प्रश्न से संबंधित और भी बहुत सारे जो डिस्कशन था इससे संबंधित कुछ जो पूछा जाता है उसको भी देख लिए।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 9 बजे से आपका ये क्लास चलता है, तो डेली आप ज्वाइन कीजिए। आज 6ठा दिन आपका हो गया, कल 7वां दिन हम लोग फिर से आएंगे 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।